बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस टॉपिक्स को अभी तक नहीं देखा तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस और इसके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने वेव्स को डिफ़ाइन किया और वेव्स की डिफरेंट टाइप्स और उनको एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड किया। अगर आप लोगों ने वेव्स का टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा या उसको दोबारा फिर से सुनना चाहते हैं तो एरो के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप वेव्स और उसकी फर्दर टाइप्स के बारे में जान सकते हैं। तो वेव्स के बाद हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर हम इस बात को ये कहें दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, जिसका नाम है हमारे पास रिपल टैंक। अब रिपल टैंक हमारे पास आमतौर पे एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस की सूरत में भी आता है और इसमें से बहुत सी बातें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास इसमें मौजूद तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं और अगर हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली तौर पे पढ़ना चाहें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रिपल टैंक को। A ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics like reflection, refraction and diffraction। Means ripple tank एक ऐसी डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है। और नंबर 2 बात के अंदर अगर हम ये बात करें कि हम उन वेव्स को स्टडी कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, जैसा कि उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हम नाम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारी डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम को डीपली तौर पे अंडरस्टैंड करें तो आई होप कि हमारा आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करें तो उसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्चुअली रिपल टैंक के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। जैसा कि हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे है जिसका जो बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है। ये बिल्कुल सिंपल ऐसी ही एक टेबल है जो कि शीशे का बना हुआ हो जिसके अंदर हम यहाँ पे पानी रख दें। अब नंबर 2, अ वाइब्रेटर टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, कि यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर इस वुडन ब्लॉक के साथ अटैच कर देते हैं। हम जानते हैं जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है और वो वाइब्रेशंस इस वुडन ब्लॉक के साथ अटैच्ड मर्ज होंगी और ये वुडन ब्लॉक इस पानी के इस वाटर की अपर सरफेस के साथ अटैच है। इसका मतलब कि वाटर वेव्स जो इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं वो किस वजह से, ड्यू टू दैट वाइब्रेटर। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रोड्यूस शैडो वेव्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो बल्ब है उसके सामने कोई भी चीज़ रखी जाए तो उसका नीचे शैडो बन जाता है। तो सेम इन द केस यहाँ पे इस ग्लास के अंदर पैदा होने वाली वेव्स हमें आसानी से नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब हम ऊपर लैंप को जलाएंगे, हमारे ऊपर लगे हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाएंगे तो नीचे उन जो ग्लास बॉटम के नीचे रखा हुआ हमारे पास स्क्रीन होगी या कोई भी पेपर होगा उसके ऊपर इन वेव्स का शैडो हमें आसानी से नज़र आ जाएगा, जिससे हम उन वेव्स को स्टडी कर पाएंगे और उन वेव्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का नाम दिया उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इन कंस्ट्रक्शंस के अंदर रखे गए तमाम पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के बाद अगर हम दोबारा नज़र दौड़ाते हैं अपनी डायग्राम की तरफ तो हमें वो सिंपल सी एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हमारे पास एक शीशे का बना हुआ टेबल है जिसके अंदर हमने पानी रख दिया है और एक स्टैंड की मदद से हमने एक वुडन ब्लॉक को अटैच किया जिसके ऊपर मोटर अटैच है। और जब जैसे ही हम पावर सप्लाई की मदद से स्विच को ऑन करते हैं तो ये मोटर ऑन होगी। मोटर ऑन होगी तो ये वाइब्रेट करेगी, ये अपनी वाइब्रेशंस इस वुडन ब्लॉक को ट्रांसफ़र करेगी और ये वुडन ब्लॉक जो कि पानी की सरफेस के साथ जस्ट टच है ये अपनी तमाम की तमाम वाइब्रेशंस उस पानी को ट्रांसफ़र करेगा। जब पानी के अंदर ये अपनी वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करेगा तो उन्हीं ही वाइब्रेशंस की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और हमारे इस वाटर के अंदर जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होगी जिनको हम नाम देते हैं वाटर वेव्स। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम बात करते हैं रिपल टैंक की वर्किंग के बारे में। वर्किंग बिल्कुल इसकी सिंपल है, जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ टेबल। यहाँ से ये बात MCQs के तौर पर आ जाएगी कि जो हमारा टेबल है वो नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल हमारे पास, जैसा कि हमारी इस गिवन फिगर के अंदर हमें ये दिखाया गया है।
Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of vibrator। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वाइब्रेटर के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो वाइब्रेशंस उस वुडन ब्लॉक को ट्रांसफ़र की जाती हैं और वो वुडन ब्लॉक जो पानी के सरफेस को टच कर रहा है उसके अंदर वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और उन वाइब्रेशन से ही हमारे पास वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। दिस वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग electric motor fixed on a wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of water. On setting the vibrator on, this wooden plate starts vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts as shown in figure 10.2। जैसा कि हमारी नेक्स्ट फिगर के अंदर अगर हम इसको आसानी से देख सकें कि यहाँ पे जो वेव्स जनरेट हुई थी इस लैम्प की मदद से इनका साया नीचे बन गया। अब ये यहाँ पे तो वेव्स हमें आसानी से नज़र नहीं आ रही, लेकिन यही वाला एरिया अगर हम इस नेक्स्ट फिगर के अंदर देखें तो हमें आसानी से दिखाया गया है कि उसके अंदर जो वाटर वेव्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की सूरत में जाएंगी। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और दूसरी ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। अगर हम बात करें वाटर वेव्स की तो वाटर वेव्स की एग्जाम्पल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आती है। जो वाटर वेव्स हैं इनकी एग्जांपल ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर आती है, क्योंकि हमने ये जाना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो पानी या फिर किसी भी मीडियम के पार्टिकल जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिस वजह से हमने उनको जो कंप्रेशनल वेव्स थी उनके अंदर हमने वेवलेंथ को इस तरह से डिफाइन किया था द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज़ नोन एज वेवलेंथ। और जब हमने दूसरी वेव्स की बात की थी जिसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र वेव्स का नाम दिया था, उनके अंदर हम लोगों ने इसी वेवलेंथ को यूँ डिफाइन किया था द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। तो यहाँ पे हम वाटर वेव्स की बात करें तो ये ट्रांसफ़र वेव्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वेव फ्रंट्स पैदा हुए हैं इनको यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ का नाम देंगे। जो हमारे पास ब्राइट एरियाज़ हैं इनको हम यहाँ पे क्रस्ट कहेंगे और जो डार्क एरियाज़ हैं जो कि हमारे फिगर के अंदर ब्लू लाइन से शो किए गए हैं इनको हम नाम देते हैं ट्रफ। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स आर नोन एज वेवलेंथ। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि वर्किंग को एक्सप्लेन करने के बाद इस ही डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि The crust and trough of waves appear as bright and dark lines respectively on the screen। जैसा कि हमारी इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। The bright lines are known as crust and the dark lines which are represented as blue lines are known as troughs। तो वर्किंग को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि हम वेव्स को स्टडी करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम they bounce back into the first medium such that angle of incident is equal to the angle of reflection। इसके एक सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे कि हमारे पास एक बॉल हो और उस बॉल को हम ज़मीन पे मारें। अब हवा है वो फर्स्ट मीडियम है और जो ज़मीन है ग्राउंड है वो सेकंड मीडियम है, तो वो बॉल फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाके टकराएगा और वो बाउंस्ड बैक वापस आ जाएगा इनटू दी फर्स्ट मीडियम। तो ये वाला प्रोसेस इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगली बात इंपॉर्टेंट वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल पे हम अपनी वेव को इंसिडेंट कर रहे होंगे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वही दोबारा एंगल हमें हासिल होता है। और ये सब कुछ रिपल टैंक में किस तरह से होता है आइए देखते हैं कि प्लेस अ बैरियर इन अ रिपल टैंक द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। इफ़ the place at angle to the barrier wave front the reflected waves can be seen to obey the law of reflection, in which angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflection as shown in the figure 10.13। जैसा कि हमारे सामने ये फिगर बयान की गई है कि वो वही वेव्स जो कि रिपल टैंक से जनरेट होकर सीधी आ रही थी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस की सूरत में, इन वेव्स को नाम देते हैं इंसिडेंट वेव्स। अगर हम इनके सामने कोई भी बैरियर रख दें टुवर्ड द नॉर्मल तो टकराने के बाद वो वेव्स कहलाएंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। वो वाली वेव्स जो कि हमारे रिपल टैंक से आ रही थी वो वेव्स कहलाती थी इंसिडेंट वेव्स, और वो जिस एंगल पे जाके टकराएंगी उस एंगल को नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और टकराने के बाद वो वेव्स रिफ्लेक्टेड वेव्स कहलाएंगी और टकराने के बाद उनका जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो जैसा कि हम अपनी ऊपर वाली बात के अंदर पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो वेव जिस एंगल पे जाके इंसिडेंट करेगी वो उसी एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी।
तो पहली प्रॉपर्टी जिसको हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का नाम दिया, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। जैसा कि रिफ्लेक्शन की हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली, अब हम देखते हैं कि हम अपने रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स किस तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन को। When waves from one medium enters the second medium at some angle, their direction of travel may changes. This phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जैसा कि अगर हम इसको सिंपली तौर पे एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम, तो हम देखेंगे कि हमारी तरफ से कुछ वेव्स आ रही हैं और अगर हम किसी भी मीडियम को उस रिपल टैंक में डिप कर दें, पहले रिफ्लेक्शन के केस में तो ये था कि हमने कोई भी एक बैरियर रख दिया कम्प्लीटली तौर पे जो टकरा के वेव्स को दूसरी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस केस के अंदर हम रिपल टैंक के अंदर किसी भी मीडियम को डिप कर देंगे। ये ऐसा ही है कि जैसा कि किसी भी पानी के तालाब के अंदर हम ईंट को या पत्थरों को फेंक दें, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ एरियाज़ जो जहाँ पे पानी डीप हो जाएगा और कुछ एरियाज़ जिन पे पानी सल हो जाएगा, मतलब कुछ एरियाज़ के दरमियान पानी की हाइट ज़्यादा होगी और कुछ की जगह पे हाइट कम होगी। तो ये हाइट के चेंज करने से जो हमारी वेव्स का कुछ एंगल्स पे मुड़ जाना, एट सम एंगल डायरेक्शन ट्रेवल बाय मे चेंजेस, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। आइए देखते हैं कि रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल है। The speed of wave in a water depends on the depth of water. If the block is submerged in the ripple tank, the depth of water in the tank will be shallower over the block than elsewhere. When water's waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. Means कि उनकी जो स्पीड है, उनकी वेवलेंथ, वो दोनों डिपेंड करती हैं उनकी डेप्थ के ऊपर, कि अगर द स्पीड ऑफ वेव्स इन द वाटर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वेव, की डेप्थ ज़्यादा होगी तो हमारी जो वाटर वेव्स है उनकी स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, और अगर डेप्थ कम हो जाएगी तो हमारी वाटर वेव्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो वाले एरियाज़ जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और वो वाले एरियाज़ जहाँ पे उसकी डेप्थ कम थी वहाँ पे उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा कि अगर हम अपने इस रिपल टैंक के अंदर एक वुडन ब्लॉक को अंदर मर्ज कर दें तो ये वाटर वेव्स जाएंगी और सम एंगल्स के ऊपर जाके रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। जो वो वाला एंगल जिससे हमारी वाटर वेव्स आ रही थी वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो वाली वेव्स रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहलाएंगी, और जिस एंगल पे वो मुड़ जाएंगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इस तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि उसकी स्पीड तो चेंज हुई है और उसकी वेवलेंथ तो चेंज हुई है, लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि बिल्कुल नहीं चेंज हुई, और वो कौन सी क्वांटिटी है? इट्स फ्रीक्वेंसी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स विल रिमेन द सेम इन बोथ पार्ट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। कि जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा था, वो अपनी ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस कर रहा था, वो वाली फ्रीक्वेंसी उन वेव्स की भी होगी। तो वेव्स की स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज होगी लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो इस सब से हमने क्या जाना? नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। दिस चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू दैट ऑफ शैलोअर वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी आज की लास्ट करैक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि है डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इस करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। जैसा कि हम अपनी इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर वेव्स की जो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स है वो आ रहे हैं, और उसके सामने अगर हम स्लिट्स को रखते हैं, उन स्लिट्स के दरमियान थोड़ा सा गैप हो, तो हमने देखा कि वो जो वाटर वेव्स जो कि स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की सूरत में आ रही थी वो उन स्लिट्स, उन ऑब्स्टिकल्स के इर्द गिर्द बेंड हो गई। तो इनका बेंड हो जाना, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अब हमारे रिपल टैंक के अंदर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है? Generate straight waves in a ripple tank and place two obstacles in the line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves. अब हमने इस लाइन के अंदर ये बात पढ़ी कि जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट्स आ रही थी हमारे पास वाटर वेव्स की, इन दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वेवलेंथ।
अब जितनी हमारी इस वेव की वेवलेंथ होगी, अगर दो स्लिट्स के दरमियान गैप भी उसके इक्वल होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, तो जो डायफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो ईज़िली अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर इस गैप के दरमियान चेंज होगा, मींस ये गैप ज़्यादा होगा और वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ ज़्यादा होगी गैप कम होगा, तो डायफ्रैक्शन का फिनोमिना हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट बिटवीन द टू ऑब्स्टिकल्स, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न एज शोन इन फिगर 10.16। लेकिन अगर ये वेवलेंथ और इन दोनों स्लिट्स के दरमियान रखा हुआ गैप इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा? जैसा कि हमारी नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि इन दो वेवलेंथ्स के दरमियान, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस और इन दो स्लिट्स की सेपरेशन का डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, तो उसके बाद बनने वाली जो हमारे पास वेव्स हैं वो पार्शली डाइफ्रैक्टेड तो है, मींस एट कॉर्नर्स के ऊपर तो वो बेंड हो रही है, लेकिन जो हमारे पास इन दोनों गैप्स में से गुजरने के बाद वो वेव्स बेंड नहीं हो रही। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्वेबल क्लियरली इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव एज शोन इन फिगर 10.17 shows the direction of waves while passing through a slit, while size larger the wavelength of the wave, only a small diffraction occur near the corners of the obstacles। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये टॉपिक हमारा लेंथी है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जैसा कि यहाँ पे डायफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस हैं, तो इनकी डेफिनेशंस के साथ साथ इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इनकी डायग्राम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेसन नीचे डिस्क्रिप्शंस में से कॉपी कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।